तो हम बात करेंगे यार बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया की। एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया से पहले हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, आईएनसी से पहले। तो बात करते हैं अबाउट दी बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड इससे सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो बात करते हैं फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म की। यहाँ पे हम फैक्टर्स लिखने वाले हैं भाई। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि है ना इम्पैक्ट क्या रहा था वर्ल्ड इवेंट का मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ पे। इम्पैक्ट ऑफ दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा था। तो इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है यार, जो कि कब देखने को मिला था 1789 में, इसने जो आइडियाज़ थे अबाउट द नेशनलिज्म एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको और भी स्प्रेड करने में हेल्प किया यार। स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम बात करें अबाउट द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स की, जो कि हमने देखा ग्रीस में, इटली में, साउथ अमेरिका में, आयरलैंड में। तो इन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट को इंस्पायर्ड किया यार, ये सब जो मूवमेंट्स थे वो सब ने। राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स इन ग्रीस, इटली, साउथ अमेरिका एंड आयरलैंड इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिस्ट के। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा भाई। राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स जो कि दूसरे देश में देखने को मिला, उसका प्रभाव पड़ा यहाँ पे मॉडर्न नेशनलिज्म पे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी एंड जो रिएक्शन था ब्रिटिश रूल का, वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार इन द राइज ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। colonial policies and reaction to British rule.
colonial policies and reaction to British rule। इसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट जो ब्रिटिश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, उसने भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले किया था इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, है ना। मतलब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है या फिर जो यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया एक तरह से, है ना। एंड ऑल्सो जो इनका रेशियल एरोगेंस था, है ना। और बात करें अबाउट दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये सब ने यहाँ पे एक तरह से मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है यार। ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, रिएक्शनरी पॉलिसीज की बात कर सकते हैं अबाउट दी रेशियल एरोगेंस, आर्म्स एक्ट जो कि 1978 में आया था। कब आया था ये इंपॉर्टेंट है, तो आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ही साल में आए थे भाई। 19 बोल रहा हूँ 1878 एंड दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878, ये दोनों ही आए थे। एंड देन दी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये 1883 में आया था। ओके, सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन दी राइज ऑफ नेशनलिज्म, मॉडर्न नेशनलिज्म। और क्या क्या कारण थे भाई यहाँ पर हम बात करें, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म यार। ओके, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ, एक पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट हुआ भाई अक्रॉस इंडिया कि हमको एक मिलकर आज़ादी के लिए लड़ना है अंग्रेजों के साथ। सो ब्रिटिश रूल क्रिएटेड पॉलिटिकल यूनिटी अक्रॉस इंडिया। जो रेलवेज हैं, पोस्ट हो गया या फिर टेलीग्राफ हो गया, इन्होंने कनेक्ट किया डिफरेंट रीजन्स को, है ना। एक तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा दिया यार। ओके, सो रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ connected different regions, enabling national consciousness। इकोनॉमिक लिंकेज की बात कर सकते हैं भाई, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे बिकॉज जो फेलियर ऑफ द क्रॉप इन वन रीजन ये दूसरे रीजन्स को भी अफेक्ट करता था, तो वो सब की वजह से यहाँ पे यूनिफिकेशन देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म का, मॉडर्न नेशनलिज्म का। फेलियर ऑफ
crops in one region affected others. ओके, सो रेलवेज इम्पोर्टेंट है कनेक्ट करने में, पोस्ट टेलीग्राफ इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल यूनिटी यहाँ पे देखने को मिला, इकोनॉमिक लिंकेज देखने को मिला। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसने मॉडर्न नेशनलिज्म को यहाँ पे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा सहायता की वो थी वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन यार, ठीक है। तो जो इंग्लिश एजुकेशन है वो मॉडर्न आइडियाज़ को स्प्रेड करता है, लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, रैशनलिज्म, तो उसने भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन, English education spread modern ideas of democracy, liberty, rationalism, एंड जो इन्फ्लुएंस थे लाइक वेस्टर्न यूरोपियन थिंकर्स का जो इन्फ्लुएंस रहा है, लाइक रॉसो की बात कर सकते हैं, वॉल्टेयर की बात कर सकते हैं, मिल्स की, पेन की, ये सब ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ना हमारे देश में जो ग्रोथ हुआ मॉडर्न नेशनलिज्म को, इनके थॉट्स ने, इंग्लिश एजुकेशन में। हम बात कर सकते हैं अबाउट द इंडियन मिडिल क्लास, जो इंटेलिजेंसिया था वो एक एमर्ज किया है ना, इसने बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया भाई इन दी, ना जो पढ़े लिखे लोग थे मिडिल क्लास के उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, बोल सकते हैं की रोल प्ले किया इन दी नेशनलिज्म यार। लाइक पढ़े लिखे वकील की बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया emerged and it played a key role in नेशनलिज्म। ओके, सो कौन कौन सी चीज़ों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वेस्टर्न थॉट्स जिसमें हम बात कर सकते हैं वो इंग्लिश एजुकेशन यार, जो यूरोपियन थिंकर्स हैं लाइक हम बात कर सकते हैं रोसो की, वॉल्टेयर की, मिल की, है ना, एंड पाइन की। जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यार, की रोल बोल सकते हैं। ओके, एंड और कौन कौन से फैक्टर्स थे यहाँ पे, हम बात कर सकते हैं अबाउट दी रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर यार, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जो इंडियन ओन न्यूज़पेपर थे, जनरल्स थे, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज, अच्छा खासा क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, तो एक तरह से वो हेल्प किया उसने टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज़ यार। इंडियन ओन्ड न्यूज़पेपर एंड जनरल criticized British policies and spread nationalist ideas,
इसमें हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं यार, कौन कौन से प्रेस जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। द हिंदू की बात कर सकते हैं, ओके, आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। केसरी, अमृता बाजार पत्रिका, ओके। सो इसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया यार यहाँ पे, है ना। इंडियन ओन न्यूज़पेपर्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें हम, और भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने एक तरह से मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लोरियस पास्ट। लाइक हम बात कर सकते हैं जो इंडिया रिच का हेरिटेज को जो यहाँ पे हाईलाइट किया स्वामी विवेकानंद ने, है ना, आर.जी. भंडारकर ने, है ना। तो ये इसकी वजह से भी यहाँ पे एक तरह से नेशनलिज्म का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला यार। ऑल्सो जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने जैसे कि लिंक किया, है ना, जो इंडो आर्यंस हैं उनको यूरोपियन रेस से लिंक किया, तो जो इंडिया के सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको एक बूस्ट मिला यार। सो और ये फैक्टर्स हैं लाइक यहाँ पे the discovery of India's glorious past. आर.जी. भंडारकर, स्वामी विवेकानंदा, highlighted what? Highlighted India's rich heritage. यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, लाइक हम बात कर सकते हैं मैक्स मुलर की। उन्होंने लिंक्ड किया जो इंडो आर्यंस हैं विथ यूरोपियन रेस, जिसकी वजह से इंडियन जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसका बूस्ट देखने को मिला भाई। ओके, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है भाई। अदर फैक्टर्स की बात करें जिसने मॉडर्न नेशनलिज्म के राइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि अभी हमने देखा, मतलब सोशियो कल्चर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं यार। इसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड जो रामकृष्ण मिशन है, इसने जो सोशल लेवल्स थे उसको चैलेंज किया, एक तरह से यूनाइट किया लोगों को भाई। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन, चैलेंज सोशल एविल एंड यूनाइटेड पीपल्स। ओके,
हम बात करें ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा फुले ने, पेरियार ने, नारायण गुरु ने जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी यार, और लोअर कास्ट की तरह से एम्पावर किया। पेरियार दैट इज ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, है ना। नारायण गुरु ने क्या स्टार्ट किया था भाई, नारायण गुरु ने यहाँ पे जो स्टार्ट किया था, इट इज दी SNDP, है ना, श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट दी जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जो कि इधर देखने को मिला। तो ये सब चीज़ों ने यहाँ पे एक तरह से यूनाइट किया, चैलेंज किया, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी भाई। ओके, साउथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन empowering lower classes. Okay, this socialist reform movement, they challenge social evils and united peoples. इनकी जो ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने एक तरह से लोअर कास्ट को, नारायण गुरु परियार ने लोअर कास्ट को एम्पावर किया, जिन्होंने भी एक तरह से हेल्प किया इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म यार। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अबाउट दी जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, उसका राइज देखने को मिला। मतलब जो एजुकेटेड अर्बन इंडियंस है ना, वो एक तरह से यहाँ पे लीडर्स बनने लगे नेशनल मूवमेंट्स का, है ना। स्पीक करते थे भाई, डायनेमिक माइनॉरिटी जो है वो एक तरह से इंडियस फ्यूचर की बात करता था ना, तो उससे भी एक तरह से ग्रोथ देखने को मिला नेशनलिज्म का यहाँ पे। सो राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया educated urban Indians emerged as leaders of the national movements and Percival Spear called them a dynamic minority, shaping India's future. ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं, नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी रेशियल एरोगेंस इन द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन यार, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मिडिल क्लास मॉडर्न जो नेशनलिज्म है उसका ग्रोथ देखने को मिला। बिकॉज जो इंडियन फेस रेशियल सुपीरियोरिटी मिथ यार, ठीक है, कि अंग्रेज जो हैं वो गोरे हैं तो ज़्यादा बेहतर होंगे, एक्सक्लूजन उनको ना टॉप जॉब्स नहीं दिया जाता था, ठीक है। एंड ऑल्सो जो इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी है, जिसने अमेरिकन यूरोपियन रेसिस्टेंस देखने को मिल, जहाँ पे इंडियन इक्वालिटी को एक तरह से वहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिला, कि मतलब जो जजेस हैं, है ना, उसमें भी इंडियन जजेस जो है वो अमेरिकन जो लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पे वो नहीं दे सकते, उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकते, है ना, आदेश नहीं दे सकते। तो वो भी एक तरह से यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ना मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो रेशियल एरोगेंस एंड British
डिस्क्रिमिनेशन। ना, इंडियन फेस्ड रेशियल सुपीरियरिटी myths, exclusion from top jobs, एंड ऑल्सो जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, it showed Europeans resistance to Indian equality। तो ये हमने बात की अबाउट द फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म की। सबसे पहले हमने बात की इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, देन हमने कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड रिएक्शन टू ब्रिटिश रूल की बात की, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म में। फिर वेस्टर्न थॉट्स इन एजुकेशन यार, प्रेस का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लिटरेचर का, है ना, जो रिडिस्कवरी ऑफ इंडियन ग्लोरियस पास्ट है उसने भी एक तरह से यूनाइट किया इंडिया को, है ना। एंड सोशियोलॉजिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट के हेल्प रहा है मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ में। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, रेशियल एरोगेंस एंड जो ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन है उसने क्या किया एक तरह से, है ना, इंडिया को एक तरह से यूनाइट किया यार। ये सब चीज़ों जैसे ये सब जो चीज़ें हैं इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले किया है ऐसा, है ना, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो कि हमको देखने को मिले यार आईएनसी से पहले ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, सो ये अगर अपना इंडिया है तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी आउटसाइड इंडिया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने थे भाई, एंड इंडिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने थे। आउटसाइड इंडिया हम बात कर सकते हैं अबाउट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भाई, एंड ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो 1866 में बना था भाई। इसको बनाने वाले कौन थे, दादा भाई नारोजी। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं बिफोर आईएनसी। ओके, इससे पहले आउटसाइड इंडिया में हमने बात की अबाउट दी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की यार। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी बंगाल में कौन कौन से एसोसिएशन बने। बंगाल में हम बात कर सकते हैं अबाउट दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि कब बना भाई, 1851 में बना। ओके, एंड जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है ये किसने बनाया था, राधा कांत देव।
राधा कांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को 1851 में। ओके, देवेंद्र नाथ टैगोर रविंद्र टैगोर के भाई हैं। बंगाल में और अगर एसोसिएशन की बात करें तो जो इंडियन लीग है वो भी यहाँ पे बना है भाई। दी इंडियन लीग ये बंगाल के अंदर बना है, ये 1875 में बना था। आईएनसी जो है वो कब बना था? आईएनसी 1885 में बना था, इससे पहले ही हम बात कर रहे हैं ये लीग्स की। तो जो इंडियन लीग है वो शिशिर कुमार घोष ने स्टार्ट किया था, ये फाउंड किया था शिशिर कुमार घोष। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है वो 1876 में बना था भाई। यानी जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन को बनाने वाले कौन थे, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA। सुरेंद्र बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मद्रास की भाई। मद्रास के अंदर कौन कौन से एसोसिएशन हमको देखने को मिले, इस पर तो हम बात करते हैं अबाउट दी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। यानी जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है वो 1852 में बना था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, देखो क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे नेशंस जो है हमने, ठीक है, रीजन वाइज देखें, बट हाँ इनका क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पहले बना था कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन पहले बना था। तो देखो भाई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बना था एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है वो कब बना था, ये 1852 में बना था। इसके फाउंडर कौन थे? गजलू नरसू चेट्टी। गजलू नरसू चेट्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी मद्रास महाजन सभा। जो मद्रास महाजन सभा है वो जस्ट एक साल पहले बना था INC के, दैट इज 1884 में भाई। एंड इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर की बात करें तो वीरांगवा, है ना, वीर राघवचारी सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चरलू। वीर राघवाचारी सुब्रमण्य अय्यर एंड आनंद चरलू। ओके, तो ये हमने एसोसिएशन देखी मद्रास के अंदर। अगर हम बात करें एसोसिएशन जो कि हमको बंगाल में देखने को जो बॉम्बे में देखने को मिलेंगे, सो इसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी बॉम्बे एसोसिएशन की। जो बॉम्बे एसोसिएशन है वो 1852 में बना था। तो जो बॉम्बे एसोसिएशन है और जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है दोनों 1852 में बना था भाई। ओके, एंड जो बॉम्बे एसोसिएशन है उसको स्टार्ट किसने किया था, फाउंड किसने किया था? जगन्नाथ शंकर सेठ ने। जगन्नाथ शंकर सेठ। इसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट दी पुनः सार्वजनिक सभा यार, जो कि बॉम्बे के अंदर बना था।
पूना सार्वजनिक सभा 1867 में बना था पूना सार्वजनिक सभा। ओके, इसको फाउंड किसने किया था? एमजी रनाडे ने। नेक्स्ट हम एसोसिएशन की बात करते हैं, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है भाई। ये उसी साल बना था जिस साल आईएनसी बना था, दैट इज 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ओके। इसके फाउंडर कौन कौन थे, किसको इसने मिलकर इसको चालू किया था भाई? बदरुद्दीन त्याबजी। तो इनसे आपको ये नाम से, इन एसोसिएशन से इनकी लोकेशन, ये किस एरिया के थे ये भी आपको समझ आएगा, और ये इंटेलिजेंस गेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। बदरुद्दीन त्याबजी बॉम्बे साइड के थे। केटी तेलांग ये भी बॉम्बे साइड के थे। फिरोज शाह मेहता ये भी बॉम्बे साइड के थे। तो ये हमने बात की अबाउट दी एसोसिएशंस जो कि हमको देखने को मिले आईएनसी से पहले। ठीक है, सो हमने आउटसाइड इंडिया की बात की, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था 1866 में, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। बॉम्बे के अंदर कौन कौन से एसोसिएशन बने थे? बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, है ना। इसके साथ साथ हमने बात की थी फैक्टर्स इन दी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो ये हमने देखा अबाउट द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया की।